स्थानीय शासन, लोकतांत्रिक मूल्यों और पंचायती राज प्रणाली एवं व्यवहारिक अनुभव देना है, जिससे वे जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बन सके। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप है और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया है। मुख्य उद्देश्य और कार्य: व्यवहारिक अनुभव छात्रों को सरपंच, वार्ड सदस्य, ग्राम सचिव जैसी भूमिकाएं निभाने का अवसर देता है, ताकि वे जमीनी स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया समझ सकें। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की समझ बढ़ाना ग्राम सभा जैसे कार्य करती है। यह छात्रों को प्रैक्टिकली सिखाना, सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण, स्वास्थ्य आदि विषयों पर चर्चा करना, सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, छात्रों में आत्मविश्वास, टीम वर्क विकसित करना है। जिम्मेदार नागरिक बनाना, समाज और गांव, स्कूल की समस्याओं के समाधान सुझाने के लिए प्रेरित करना है। खूबसूरत सी परंपरा को निभा रहे हैं हमारे माननीय प्राचार्य श्री आशुतोष मिश्र सर। एक बार पुनः सर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। दीप प्रज्वलन की हमारी भारतीय संस्कृति किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले मास्क करने हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री महेंद्र शाह सिंह सर को, हमारे प्राचार्य महोदय जी को और हमारे वरिष्ठ शिक्षक श्री DK सिंह सर को कि सर तालियां बजती रहे बच्चों। अंधकार से प्रकाश की ओर, सूक्ष्म से आकाश की ओर। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हमें बहुत ही भारतीय संस्कृति की खूबसूरत सी परंपरा से निभाते हैं। माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन। यह खूबसूरत सी परंपरा निभा रही हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय ग्राम प्रधान श्री महेंद्र शाह सिंह सर, हमारे विद्यालय के प्राचार्य, माननीय विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री DK सिंह सर। आइए DK सिंह जी, आइए गोस्वामी जी। 11th क्लास। दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण की शुभ कार्य के बाद अब बारी है सरस्वती वंदना की। तो मैं छात्राओं से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने की कृपा करें। विद्या बुद्धि की तुम ही हो दाता, तुम ही स्वर्ग की देवी हो माता। विद्या बुद्धि की तुम ही हो दाता, तुम ही स्वर्ग की देवी हो माता। मैं भी जाऊं सुरों का सार, मैं भी जानूं सुरों का सार। ऐसा दे मुझको माँ वरदान, तेरी वीणा की बन जाऊं तार। ऐसा दे मुझको माँ वरदान। जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। आए चरणों में जो भी तुम्हारे, दूर अज्ञान हो
आए चरणों में जो भी तुम्हारे, दूर अज्ञान हो उसके सारे, मन का मिट जाए सब अंधकार, मन का मिट जाए सब अंधकार, ऐसा दे मुझको माँ वरदान, तेरी बीड़ा की बन जाऊं तार, तेरी बीड़ा की बन जाऊं तार, ऐसा दे मुझको माँ वरदान। जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, शुभारंभ करते हैं और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे विद्यालय के मुखिया माननीय प्राचार्य श्री आशुतोष मिश्र सर को कि सर आप आए और एक औपचारिक आमंत्रण हमारे सर को दें और पूरी सभा को संबोधित करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय जी, एक औपचारिक रूप से मुख्य अतिथि का स्वागत एवं अभिनंदन करने के लिए हमारे प्राचार्य महोदय जी मंच पर पधार रहे हैं। आदरणीय सर। सभी को सबसे पहले सुप्रभात। हेलो आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, विद्वान शिक्षक साथियों और आदर्श युवा ग्राम सभा आयोजित करने में अपना सक्रिय योगदान देने वाले प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं आज के कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान सोनीपुर जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि सर के दिशा निर्देशन गाइडेंस में आप लोग सीखेंगे कि हमारी ग्राम पंचायत कैसे काम करती है, ग्राम सभा का क्या रोल है और ग्राम सभा में किस तरीके से प्रस्ताव पारित किए जाते हैं ताकि ग्राम का जो ग्रामीण जीवन है उसमें रहने वाले लोगों का किस प्रकार से सुविधाएं मिले, किस प्रकार से विकास हो, इन सब बातों पर प्रकाश डाला जाएगा। ये सब जुड़े हुए हैं क्योंकि जनपद बाराबंकी में ये मान के चलिए कि 15 विकास खंड है, 15 ब्लॉक हैं और 15 ब्लॉकों को से ही यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और 70% बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से हैं। तो किसी न किसी गांव से आप लोग जुड़े हैं और जब आप इस मंच के माध्यम से सीखेंगे कि हमारी ग्राम सभा का क्या काम है, कैसे काम करती है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, किस प्रकार से प्रस्ताव पारित होते हैं, तो जब आप अपने गांव में जाएंगे, युवा होंगे, जब वोट डालने का आपको अधिकार मिलेगा तो आपको इस माध्यम से निर्णय लेने में सक्षम होंगे कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। तो मैं एक बार फिर से माननीय ग्राम प्रधान सर का नवोदय विद्यालय बाराबंकी परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आगे की कार्रवाई के लिए मैं मंच सौंपता हूं विद्यालय की अंग्रेजी प्रवक्ता सविता यादव मैम को। धन्यवाद। एक बार करतल ध्वनि से फिर का स्वागत एवं अभिनंदन। अब आगे की कार्रवाई के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय श्री पीके गोस्वामी सर को कि सर आप आए और पूरे कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण देने की कृपा करें। आदरणीय सर। थैंक यू मैडम। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, प्राचार्य सर, शिक्षक साथियों, प्यारे बच्चों और विशेष रूप से इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हमारे युवा ग्राम सभा के सदस्य, अलग अलग पदों को सुशोभित करने वाले, जैसा कि मैडम ने कुछ परिचर्चा में आपको बता दिया कि ये प्रोग्राम क्या है। MYGS मॉडल यूथ ग्राम सभा अभी 19 तारीख को, अभी का मतलब 19 सितंबर को एक ट्रेनिंग हम लोगों को अचानक आई जिसमें मेरा नाम और स्वाति मैडम का नाम था कि आप लोगों को अपने अपने विद्यालयों में मॉडल यूथ ग्राम सभा का आयोजन करवाना है। तो उसके लिए आप लोगों को 1 दिवसीय ट्रेनिंग है।
जिसके लिए JNV बहराइच हम लोगों को भेजा गया था और वहाँ पर हमें बताया गया कि वास्तव में इसका उद्देश्य क्या है। हमारी सरकार चाहती है कि सभी लोगों को, खास तौर से जो अभी 18 ईयर के होने वाले हैं, साल में, 2 साल में, 3 साल में, ऐसे सभी लोगों को विशेष तौर से, बाकी सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि वास्तव में ग्राम सभा है क्या, उसके फंक्शन क्या हैं और सबसे बड़ी बात वो लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करती है, उसका हमारे जीवन पर, लोगों के जीवन पर, गांव और देश के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सारी चीज़ों को फोकस करने के लिए, इनसे लोगों को जागरूक करने के लिए, इसका महत्व समझाने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। और इसके लिए जो हमारे मास्टर ट्रेनर थे उनकी ट्रेनिंग हैदराबाद में हुई थी। उन्होंने भी बताया सर हम लोगों को भी अचानक भेज दिया गया, 1 हफ्ते में प्रोग्राम बना, उसका सारा बायलॉज बना, सारे मैनुअल्स बने और हमको बुला लिया गया 2 दिन की मीटिंग में कि जो है आप आइए और वहाँ पर आपकी एक ट्रेनिंग है। तो उन लोगों को वहाँ समझाया गया क्या करना है और हमें बहराइच में समझाया गया। उसके बाद फिर 2 मीटिंग्स हुई थी, ऑनलाइन वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें फिर बताया गया कि हमको क्या कौन से स्टेप लेने हैं, कैसे आयोजित करना है, इसका महत्व क्या है, इन सारी चीज़ों से परिचित कराया गया। तब हम लोगों को भी ये समझ में आया कि वास्तव में सरकार इस पर कितना फोकस कर रही है। एक बात ये भी हो सकती है जिसको हमारे मन में आ सकता है कि अभी मई जून के महीने में हमारे उत्तर प्रदेश में पंचायत स्तरीय चुनाव होने वाले हैं, तो हो सकता है कि उससे भी अवेयर करना चाहता हूँ, लेकिन और भी कारण हैं क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में आयोजित किया जा रहा है। तो इतने कम समय में हमारे बच्चों ने मेहनत किया है, अपनी जी तोड़ कोशिश की है, अपने रोल को समझा है। हम लोग चाह रहे थे कि एक बार अगर हम लोगों को ग्राम सभा की मीटिंग देखने का अवसर मिल गया होता तो शायद हमारे बच्चे और अच्छा कर सकते थे, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि वो ऐसा अवसर आ नहीं पाया और उस मीटिंग से पहले हमारी अपनी मीटिंग होने लगी है। तो लेकिन निश्चित तौर पर आप अच्छा करेंगे, जितना हम लोगों ने कोशिश की है बताने की, आपने जितना समझा है उसको आप 100% डिवोशन के साथ यहाँ पर परफॉर्म करेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर इसका मूल्यांकन होगा, पहले क्लस्टर लेवल पर, फिर रीजनल लेवल पर और राष्ट्रीय स्तर पर, अंत में नेशनल लेवल पर इसका मूल्यांकन होगा। और जैसा कि बच्चों को मालूम है, शेष लोगों को भी बताना चाहूँगा कि अखिल भारतीय स्तर, ऑल इंडिया लेवल पे जो पहला पुरस्कार है वो 50,000 का है। आप इसकी ग्रेविटी को, इसके महत्व को ऐसे समझ सकते हैं कि पहला पुरस्कार 50,000 का है, दूसरा 30,000 का है और तीसरा 20,000 का है। इतने पुरस्कार आपको मिलने हैं। अब ये सरकार डिसाइड कर सकती है कि स्प्लिट करके देगी कि या सिर्फ एक को ही देगी, उसमें हमारा कोई ज्ञान नहीं है ऐसा, इसलिए हम उस पर डिटेल नहीं देंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, अपनी 100% कोशिश को यहाँ दिखाएंगे जो पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में आपने सीखा है। और इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि आप पूरे मनोयोग और जोश के साथ ये प्रोग्राम संपन्न करेंगे। धन्यवाद। अक्सर पूरे कार्यक्रम की विस्तार से व्याख्या करने के लिए, तो आप सब लोग को समझ में आ गया होगा कि ये कार्यक्रम आखिर क्या है। MYGS मॉडल यूथ। अब जो हम लोग के जजमेंट शीट में क्राइटेरिया है उसको मैं एक बार आप लोग से साझा करना चाहूंगी। तो जो हमारे बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेंट हैं, कृपया करके उसको ध्यान से सुनेंगे। आपका पूरा जजमेंट होगा 50 मार्क्स पर और सबसे पहला 10 नंबर पर जो क्राइटेरिया है वो है गेटअप एंड कॉस्ट्यूम, जो है वेशभूषा। दूसरा है क्लैरिटी एंड वॉइस। उसके बाद है डायलॉग डिलीवरी 10 मार्क्स, डेप्थ ऑफ नॉलेज 10 मार्क्स, एबिलिटी टू काउंटर आर्ग्यूमेंट्स 10 मार्क्स।
तो कुल 50 मार्क्स पर आपका मूल्यांकन होगा। अब मैं हमारे पार्टिसिपेंट से आपका परिचय कराना चाहूंगी। तो जैसे ही मैं पार्टिसिपेंट आपका नाम बोलूंगी, कृपया करके आप अपने यथास्थान खड़े हो जाएंगे। प्रिंस यादव सरपंच, नितिन सचिव, अभय सहायक सचिव, आस्था वार्ड मेंबर एजुकेशन, प्रशस्ति वार्ड मेंबर हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, उत्तम वार्ड मेंबर स्पोर्ट्स एंड कल्चर, उत्तम वार्ड मेंबर स्पोर्ट्स एंड कल्चर, सावनी वार्ड मेंबर एनवायरमेंट, समृद्धि आंगनवाड़ी वर्कर, प्रियांशी आशा हेल्थ वर्कर, आलोक टीचर ऑब्लिक हेडमास्टर रिप्रेजेंटेटिव, विशाल रोजगार सहायक, सूर्याश चौहान डाटा एंट्री ऑपरेटर, अभिनव कृषि सहायक, सपना SHG मेंबर जो कि है सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर, स्वयं सहायता समूह मेंबर, सदस्य अमन कुमार SHG मेंबर, मान्या पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव, आयुष अंशिका विडो रिप्रेजेंटेटिव, नैतिक यूथ रिप्रेजेंटेटिव, ईशान्या चाइल्ड रिप्रेजेंटेटिव और हर्ष फार्मर रिप्रेजेंटेटिव। तो ये कुल हमारे 22 बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। तो हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए सर एक चीज और साझा करना चाहूंगी आपके साथ कि ये जो भी कार्रवाई यहाँ पर हो रही है उसका वीडियो बनेगा और वो मंत्रालय जाएगा और वहां से हमारा सिलेक्शन होगा। तो जैसा कि पूर्व में सर बता चुके हैं कि ये ऑल इंडिया बेसिस पर सिलेक्शन होगा, जिसमें फर्स्ट प्राइज 50,000 रुपीज है, सेकेंड प्राइज 30,000 रुपीज एंड थर्ड प्राइज 20,000 रुपीज। तो मैं अनुमति प्रदान करना चाहूंगी हमारे माननीय मुख्य अतिथि से और हमारे प्राचार्य महोदय जी से कि सर हम आगे की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति प्रदान कर रहे हैं हमारे सर। तो आगे की कार्रवाई शुरू करने की कृपा करें। तो एक बार स्काउट्स क्लैप के साथ आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। ओवर टू यू। ग्राम के सभी सम्मानित सदस्यगण एवं हमारे समिति के सदस्य, आप सभी का आज की सभा में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और सभा की कार्रवाई शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप सभी आपकी जो बातें हैं, विचार हैं या जो आपकी समस्या है, कृपया करके उसे शांतिपूर्वक क्रमशः हमारे सामने रखें, ताकि जो हमारी समिति के सदस्य हैं या अन्य ग्रामवासी हैं वो गांव से जुड़ी जो समस्या है या जो आपके सुझाव हैं वो समझ सकें और उस पर आवश्यक निर्णय लिया जा सके। इसी के साथ आज की सभा में मैं अपनी तरफ से ग्राम प्रधान सचिव जी की तरफ से और सहायक सचिव की तरफ से और डाटा एंट्री ऑपरेटर की तरफ से आप सभी का इस सभा में हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। ग्राम सभा के सभी जिम्मेदार सदस्य और ज़्यादातर गांव के लोग भी आ चुके हैं। अब सभा शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हम पिछले प्रस्तावों की समीक्षा करेंगे और उसके बाद हम नए प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों को चर्चा करने के लिए पूर्ण समय और समान अवसर प्रदान करूंगा। आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप लोग अपनी बातों को स्पष्ट रूप से और शांतिपूर्वक कहें, ताकि हम आपकी बातों को सही से समझ सकें और उनका सही निदान निकाल पाएँ। मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारा पूरा सहयोग देंगे। आप सभी लोगों को नमस्कार। पिछले बैठक में हमने बहुत से प्रस्तावों के बारे में चर्चा की थी। आइए हम लोग पहले पिछले प्रस्तावों को आप लोगों के साथ बता दूं, साझा कर दूं। हमारा जो पहला प्रस्ताव था आंगनबाड़ी की मरम्मत करवाना। हमने और प्रधान जी ने देखा कि जो आंगनबाड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा टूटी हुई है, इसलिए हमने यह निश्चय लिया कि उसकी मरम्मत ना कराकर एक दूसरी नई आंगनबाड़ी बनवाई जाए।
इस पर जो है कार्य चल रहा है और कमरा भी बन गया है, प्लास्टर हो गया है और पेंटिंग का काम बाकी है। जो पेंटिंग का काम खत्म होते हो वो आंगनबाड़ी शुरू हो जाएगी। और हमारा जो दूसरा प्रस्ताव था वह स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कराना था। स्वास्थ्य शिविर आयोजन यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था। इस पर जो है फंड की कमी होने के कारण हम नहीं करा सके, लेकिन हम यह आपसे कहते हैं कि फंड आते ही सबसे पहले हम यह काम शुरू करेंगे। और हमारा जो तीसरा प्रस्ताव था वह था खेल का मैदान समतल करवाना। इस पर हम लोगों ने काफ़ी विचार किया और जो खेल का मैदान है वो सही जगह पर सुनिश्चित कर लिया गया है और अब उसे केवल समतल कराने को बाकी है, जो जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। और हमारा जो चौथा प्रस्ताव था पुस्तकालय शुरू करवाना। इसके लिए हमने जो है कमरे तैयार कर दिए हैं, पुस्तकालय के लिए पैसा जमा कर दिया है। पुस्तकालय आते ही लाइब्रेरी का काम शुरू हो जाएगा। और हमारा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव था नल लगवाना। हमने गाँव में बहुत सारे नल लगवाए हैं और जहाँ अभी बाकी है नल जो है लाकर रखे हुए हैं, लेकिन जो है मजदूर नहीं मिल रहे हैं। वो मिलते ही हम लोग प्रयास करेंगे कि जहाँ भी बाकी है नल, बाकी के नल लगवा दिए जाएं। और हमारा एक छठा प्रस्ताव था आवास का प्रस्ताव। इस पर जो है हम लोगों ने 25 से 30 आवास जो है गरीबों में बांट दिए हैं और अभी हम लोगों ने लगभग 50 से 60 आवास के लिए फॉर्म ऑनलाइन कर दिए हैं, जो आते ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। और हमारा जो सातवां प्रस्ताव था पेंशन का प्रस्ताव। इस पर पिछली बार काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हुई थी, इसलिए हमने ध्यान में रखते हुए लगभग गांव की सभी महिलाओं को पेंशन मिलने लगा है। जो बाकी है उनका फॉर्म ऑनलाइन कराकर उन्हें हम यह कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उन्हें पेंशन दिया जाए। ये कुछ प्रमुख प्रस्ताव थे जिन पर हम लोगों ने पिछली बैठक में चर्चा की थी। इसमें से जो है 80 से 90% काम पूरा हो चुका है। बाकी जो बचा हुआ है उसे हम जल्द से जल्द पूरा कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। सरपंच जी, आपने पिछली मीटिंग में भी हमें पेंशन देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जी बुआ जी, हम आपकी समस्या को समझ सकते हैं कि पेंशन आपके लिए कितनी ज़रूरी होगी। सचिव जी ने अभी स्पष्ट किया है कि जो है पेंशन कैंप के लिए फॉर्म भरा जाएगा। बुआ जी, क्या फॉर्म भरा गया है आपका? सरपंच जी, हमने फॉर्म भरा था। अच्छा सचिव जी, आप देख लीजिए कि बुआ जी का नाम आया है कि नहीं। इन्हें पेंशन के लिए जो समस्या हो रही है आप इसे देख लीजिए। बुआ जी, हम इस पर कार्य करेंगे कि आपकी पेंशन जो है जल्द से जल्द दी जाए। सचिव जी, इन्हें नोट कर लीजिए। सरपंच जी, पिछली मीटिंग में भी आपने गांव में पुस्तकालय खुलवाने का वादा किया था। छात्र उसका अभी तक इंतजार कर रहे हैं। यह काम अभी तक पूरा क्यों नहीं हो पाया है? पुस्तकालय के कार्य के लिए सचिव जी ने बता दिया है कि जो पुस्तकालय की बिल्डिंग है वो तैयार हो चुकी है और उसका कार्य भी जल्द से पूरा हो जाएगा। मैं सचिव जी से एक बार फिर से पूछ लेता हूँ कि सचिव जी, पुस्तकालय का कार्य जो है वो अभी कितने दिन विलंबित रहेगा, कितने दिन में वो पूरा हो जाएगा? इसका स्पष्ट उत्तर दीजिए ताकि महोदया जी को कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। उन्हें कोई जो पुस्तकालय की उनकी समस्या है वो जल्द से जल्द दूर की जाए। सर सचिव जी। हाँ प्रधान जी, इसके बारे में पिछली बार भी बात हुई थी। इसी को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए पुस्तकालय की जो बिल्डिंग है बन गई है और पुस्तकों के लिए पैसे भी जमा कर दिए। पुस्तकें आते उससे हमने बात की थी, उसने कहा था कि जो है 10 से 15 दिन में पुस्तकें आ जाएंगी। पुस्तकें आते ही इसका काम शुरू हो जाएगा। जी महोदया जी, हम जल्दी से जल्दी पुस्तकालय का कार्य पूरा कराएंगे। तब तक आप निश्चिंत रहिए, हम उसका कार्य अवश्य पूरा करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके पुस्तकालय बन जाए। हाँ प्रधान जी, गांव के विद्यालय में कक्षाओं की मरम्मत की आवश्यकता है। कई जगह प्लास्टर उखड़ गए हैं जिससे बच्चों के पर प्लास्टर गिर जाते हैं और जो अभी तक पुस्तकें आई हैं वह काफ़ी नहीं हैं। हमें विद्यालय में छात्र छात्राओं की सुरक्षा की दृष्टि से एक बुनियादी ढांचे की ज़रूरत है, जैसे शौचालय और विद्यालय की चारदीवारी। और दूसरी समस्या यह है कि जगह जगह पर विद्यालय की छत टूटी हुई है जिससे वहाँ ना तो सही से पढ़ पाते हैं ना ही कक्षाओं में बैठ पाते हैं। ऐसे में उनका क्या होगा? आपको कुछ कहना है क्या? बताइए। कई समस्याएं हैं, जैसे कि आधा साल बीता जा रहा है, अभी हमें किताबें नहीं मिली हैं
और अध्यापक आते हैं तो पढ़ाते ही नहीं हैं। मिड डे मील का खाने के बारे में तो पूछिए ही नहीं, नमक कभी ज्यादा नमक कभी कम, इसके कुछ करिए। ठीक है मास्टर जी, आपने भी पुस्तक की समस्या दी है, क्या पुस्तक मिलने में आपको क्या समस्या आ रही, जरा इसे स्पष्ट कीजिए। अभी तक बीएसए ऑफिस से किताबें आई ही नहीं है। अच्छा जी, ठीक है, हम उसके लिए बात करेंगे बेटा। मैं आपकी पुस्तकों के लिए बात करूंगा, बीएसए ऑफिस जाएं, उनकी पढ़ाई में जो समस्या है उसका जो है निवारण हो। तो मास्टर जी आप एक काम करिएगा, तब तक अगर आपको समय हो तो बीएसए ऑफिस चले जाइए, हम वहाँ पत्र लिख लीजिए कि आप हमारे विद्यालय में भी पुस्तकें नहीं आई हैं, या मैं ही चला जाता हूँ, मुझे भी काम है, तो बीएसए ऑफिस से मैं पुस्तकें आपकी मंगवा दूंगा बेटा। तब तक आप निश्चिंत रहिए। खाने की समस्या है तो उसको भी मैं देखता हूँ, किसी को खाने में समस्या हो तो आप बता सकते हैं। तुम्हें मिट्टी में दाल पानी जैसी आवत सब्जी नाम बात की आवत है, ऐसे ना तो लड़का स्कूलों नहीं है। जी तो मैं खाने से मैम, सपना मैम, आप जो है खाने के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बच्चा भी शिकायत कर रहा है और ये मैडम जी भी शिकायत कर रही हैं कि जो है खाना आप अच्छा नहीं दे रही हैं, खाने में जो है नमक कभी कम कभी ज़्यादा हो रहा है, दाल सही से नहीं बना पा रही हैं, और जो है सब्जियां भी पता लग रहा है कि सब्जी भी आपका पूरा खाना ही खराब हो रहा है। क्या आपको समस्या आ रही है खाना बनाने में? क्या कोई लेबर कम है या कोई दूसरी समस्या है? मैडम आप जरा स्पष्ट कीजिए ताकि मैं सभा में इसका कुछ आवश्यक निर्णय ले सकूं। जरूर जो भी महत्वपूर्ण कार्यवाही हो सकती है इससे संबंधित वो मैं कर सकूं, सभा इसका निर्णय ले सके। बताइए मैम। सरपंच जी आप हमें एक अकेले दोष मत दीजिए, जब ब्लॉक से सामान देर से आता है तो हम ठीक से खाना कैसे पकाएंगे? अरे सब्जियां आती तो है पर बच्चों की थालियों के बजाय बाजारों में बिकती है। अच्छा जी ठीक है, आप जरा शांत रहिए, हम इस समस्या को दर्ज कर लीजिए कि जो है खाना अभी सही नहीं मिल रहा है। महोदया जी शिकायत कर रही हैं कि जो है उनको सब्जियां समय से नहीं मिल रही हैं, तो हम इसे देखते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे ताकि जो बच्चे को खाने में समस्या आ रही है या महोदया जी भी शिकायत कर रही हैं कि खाने में जो समस्या है वो जल्द से जल्द दूर हो, इसके लिए हम कार्य करेंगे। नालियाँ जाम है, जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हैं, ग्रामीण रोजाना मुझसे शिकायत करते हैं। हमें लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ प्रधान जी, हमारे घर के पास बहुत सारा कचरा इकट्ठा रहता है जिसकी अभी तक साफ सफाई नहीं हो पाई है। इस साफ सफाई के मुद्दे को जरा गंभीरता से लीजिए। अच्छा सचिव जी से देखिए कि हमारा जो कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, वो कहाँ है, जरा देखिए। मैंने उससे बोला तो था, मुझे टाइम पर जो है वेतन नहीं मिल पाता है इसलिए वो नहीं आता है। अच्छा ठीक है, हम इसकी समस्या को देखते हैं। आप जरा इसे नोट कर लीजिए कि जो है सफाई ग्राम में नहीं हो पा रही है, समस्या भी दर्ज कीजिए कि क्या समस्या आ रही है। हम नए जो कर्मचारी हैं उन्हें नियुक्त कर देंगे और कोशिश करेंगे कि उनका वेतन समय से दिया जाए। वेतन की समस्या तो कई लोगों ने मुझसे कही है, मुझसे बात की है कि समस्या है, वेतन नहीं समय से मिल पा रहा है, हम ऐसे में कैसे काम करेंगे। तो ठीक है, इसके लिए मैं जांच करवाऊंगा और इसका कुछ जो महत्वपूर्ण इस पर जो है निर्णय लिया जाएगा कि जो है ग्राम की सफाई हो। सर मेरा एक सुझाव है, मनरेगा निधि का उपयोग हम नालों और तालाबों की सफाई के लिए भी करवा सकते हैं, जिससे गांव में पीने का पानी और सिंचाई की समस्याएं भी हल करवा सकते हैं। की समस्या है, आपको भी कुछ कहना है क्या? बताइए हर्ष जी। प्रधान जी पिछले साल भी प्रधान जी पिछले साल भी नहरों की सफाई सही से नहीं हो पाई थी। इस कारण हमें सिंचाई में देरी हो गई थी, जिससे काफी ज्यादा फसल खराब हो गई थी। इस साल भी वही हो रहा है, ना तो नहर की सफाई हो पा रही है, इसलिए हमें सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। अब आप ही कुछ बताइए। सचिव जी ये क्या कह रहे हैं? नहर की सफाई के लिए हमने पिछली बैठक में भी चर्चा की थी, अभी तक सफाई भी नहीं हो पा रही। बताइए आप कैसे काम कर रहे हैं? ना सफाई कर्मचारी आ रहा है, ना ही आप किसी की सफाई करा रहे हैं। बताइए उनकी फसल जो है खराब हो चुकी है, कितना नुकसान हुआ होगा।
आप इसके बारे में ज़रा स्पष्ट कीजिए कि क्या समस्या आ रही है, क्या दिक्कत है। ये समस्याएं बहुत गंभीर हैं। हम यह पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो नहर की सफाई हो वो जल्द से जल्द हो, लेकिन जो है मजदूर ना मिलने के कारण, क्योंकि अभी जो है गेहूं की बुवाई चल रही है और मजदूर खाली नहीं है, इसलिए जो है नहर की सफाई और जो है साफ सफाई का काम नहीं हो पा रहा है। जी ठीक है। महोदय जी का सुझाव भी था कि जो है मनरेगा निधि के अंतर्गत नए जो कर्मचारी हैं उन्हें नियुक्त करें और उन्हें तालाब की सफाई और जो है ग्राम की सफाई के लिए जो है उनको लगाया जाए। तो हम इस पर विचार करेंगे और इसे अपनी योजनाओं में शामिल करेंगे। सचिव जी इसे ज़रा नोट कर लीजिए कि जो है हमें मनरेगा निधि के अंतर्गत ग्राम के जो काम करने योग्य लोग हैं उन्हें हम रोजगार प्रदान कर सकें। जैसा कि मनरेगा निधि के अंतर्गत है कि हमें 100 दिन का रोजगार देना है, जो भी व्यक्ति इसके लिए कर सकता है काम उसे हम रोजगार दें। तो इसको ज़रा ध्यान दीजिए कि जो है मनरेगा निधि के अंतर्गत ग्राम के लोगों को रोजगार दिया जाए और जो इसमें समस्या भी हल हो जाएगी हमारी कि जो है किसान भाइयों को जो सिंचाई के लिए तालाब से पानी नहीं मिल पा रहा है और ग्राम की सफाई नहीं हो पा रही है, ये जो है समस्या भी हल हो जाएगी। और किसी का कोई समस्या? हाँ जी बताइए। रोजगार। हाँ प्रधान जी, हर बार ये लोग शिकायत तो करते हैं कि हमें काम नहीं मिल रहा, पर क्या लोग सही से काम मांगते भी हैं? अभी तक इनमें से कई सारे लोगों ने जॉब कार्ड के लिए आवेदन भी नहीं किया है। तो आप ही बताइए हम इन लोगों को काम कैसे दें? ठीक है। आयुष जी आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? मनरेगा बाबू आप हमें दोष ना दीजिए। हमारे आवेदन करने पर भी हमारा वेतन नहीं आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमारे आवेदन पत्र देखते ही नहीं या उन्हें फाड़ के ही फेंक देते हैं? अगर ऐसा था तो बेचारे गरीबों का क्या होगा जो केवल वेतन पर निर्भर रहते हैं। क्या आप बताइए आपने फॉर्म कब भरा था? हमने जल्द ही पिछले हफ्ते आपके ऑफिस में फॉर्म दर्ज किया था। झूठ बोल रहे हैं। अगर आपने फॉर्म भरा होता तो पिछले साल जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उनको तो रोजगार मिल गया है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपने फॉर्म भरा था और रोजगार नहीं मिला? मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, ये तो गलत बात है। अच्छा ठीक शांत रहिए आप थोड़ा। हम इसको जी आपने फॉर्म भरा था कि नहीं भरा था? प्रधान जी पिछले हफ्ते फॉर्म भरा गया है। अच्छा ठीक है, हम इसे देख लेते हैं कि आपका फॉर्म कहाँ है। सचिव जी इनके फॉर्म को देख लीजिए, इनका फॉर्म कहाँ है। और इसके लिए एक समस्या आ रही है कि वेतन नहीं मिल पा रहा है या जो है रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि एक अलग समिति ही बना देते हैं जो ग्राम के सभी लोग जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है या जिनके वेतन में जो है देरी हो रही है, जिन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है समय से, उन समस्याओं को देखेगी और आपकी उन समस्याओं को सुलझाएगी और ये भी सुनिश्चित करेगी कि ग्राम के सभी लोगों को जो है रोजगार मिल जाए। इसके लिए हम इस समिति का गठन करेंगे। सचिव जी जरा इसे नोट कीजिए कि जो है हम एक समिति का गठन करेंगे जो रोजगार और वेतन से संबंधित समस्याओं का समाधान करेगी। ठीक है सचिव जी? ये लड़ रहे हैं, लेकिन प्रधान जी मैं आपका ध्यान एक विशिष्ट समस्या की ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि युवा जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सेना एवं पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास कोई खेलने के लिए मैदान नहीं है, जिससे वे कहीं दौड़ या फिर व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उन्हें काफ़ी तकलीफें हो रही हैं। ऐसे में बताइए हम युवा क्या करें? हाँ बेटा ठीक है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और मैदान चुन लिया गया है और उस पर जो और चीज़ें जैसे रनिंग ट्रैक है या कुछ सामान है उसके लिए जो है हम प्रयास करेंगे कि वो जल्द से जल्द किया जाए। और जो युवाओं को समस्या हो रही है कि ये दौड़ नहीं पा रहे हैं, हमारे गांव में उपयुक्त स्थान नहीं है दौड़ने के लिए, ये समस्या जो है हल की जाए। तो इसके लिए हम विशेष कार्य करेंगे कि जो मैदान का कार्य है वो जल्द से पूरा हो जाए। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। पिछली बार भी प्रधान जी आपने यही कहा था कि हम जल्द से जल्द मैदान का काम पूरा कराएं, लेकिन अभी तक ये क्यों नहीं हुआ बताइए आप? हाँ ये भी ठीक है, थोड़ा सा विलम्ब लगता है इस कार्य होने में और सचिव जी भी कह रहे हैं कि जो है मजदूर उनको नहीं मिल पा रहे हैं या उनको समस्या आ रही है, फंड की कमी भी बोल रहे थे कि नहीं है। तो इसको हम करा देंगे, लेकिन आप थोड़े हमें समय दीजिए ताकि हम
कोई निर्णय ले सकें, तब तक आप धीरज दीजिए, लेकिन हम इसका कार्य जल्दी ही पूरा करा देंगे। ठीक है बेटा। खेल के लिए किट और लाइब्रेरी में इंटरनेट कॉर्नर लगना है, लेकिन अभी तक ये सारे कार्य नहीं किए गए। आप युवाओं को हमेशा अंतिम स्थान पर ना रखें। ठीक है, इसके लिए भी हम कार्य करते हैं। सचिव जी, आप बताइए कि जो है लाइब्रेरी का कार्य कैसे चल रहा है, क्या उसमें इंटरनेट लगाने का प्रबंध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए जरा। प्रधान जी, इंटरनेट का सामान आ चुका है, लगाते ही उसे शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, हमारी जो लाइब्रेरी में इंटरनेट लगना है वो उसका सामान आ चुका है। जैसे ही हमें कोई कर्मचारी मिलता है, इंटरनेट लगाने वाला आता है, हम लाइब्रेरी में इंटरनेट लगवा देंगे। तब तक आप जरा धीरज दीजिए, इसका काम जल्दी करा दिया जाएगा। प्रधान जी, इंटरनेट का काम तो बाद में भी होता रहेगा, पहले हम किसानों की बातें सुन लीजिए। गेहूं का सीजन खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक में खाद नहीं मिला है। अब बताइए हम किसान खेती कैसे करेंगे? अगर फसल सही से नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या? इस समस्या को मैं तो खाद से जो संबंधित है कि खाद समय से ना मिल पाने की वजह से जो बुआई है वो कितनी देर हो जाती है, उसमें क्या समस्याएं आती हैं, तो मैं एक बार पूछ लेता हूं किसान सहायक से कि किसान सहायक बताइए कि जो है खाद क्यों नहीं दी जा रही है किसानों को, आपको क्या समस्या आ रही है कि खाद? हाँ प्रधान जी, हमने एक बार खाद मंगाई थी, लेकिन उसे और कुछ किसानों में बांट भी दिया था, लेकिन जो हमारे बाकी किसान बचे हुए हैं उसके लिए हम लोगों ने यूरिया केंद्र पे पैसे जमा कर दिए हैं। जैसे ही खाद आएगी तो हम लोग उसको बचे हुए किसानों में बांट देंगे। इसमें हमारे जो यूरिया केंद्र है वहाँ से मासिक आधार पे हमें खाद मिलती है, तो जैसे ही हमें खाद मिलेगी हम बाकी जो किसान बचे हुए हैं उन्हें भी हम उपलब्ध करा देंगे। जी, समस्या को हम देखते हैं और अभी खाद आई नहीं है, पैसा जमा कर दिया गया है। जैसे ही खाद आएगी तो आपको खाद उपलब्ध करा दी जाएगी। और मैं देखता हूं कि जो और भी बचे जो किसान हैं जिन्हें खाद नहीं मिली है उनको भी मैं समय से जो है खाद उपलब्ध करवा दूंगा, ताकि जो गेहूं बुआई की जो समय है अभी का वो जल्दी से जल्दी गेहूं बो दिए जाएं। तो इसके लिए हम कार्य करेंगे। ठीक है हर्ष जी। प्रधान जी, मेरी एक समस्या और है। मैंने किसान सम्मान निधि का फॉर्म जमा कर दिया है, लेकिन अभी तक हमें किसान सम्मान निधि नहीं मिली। अब आप इसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा ठीक है, हम इसे देख लेते। सचिव जी, आप जरा किसान सम्मान निधि से जो लिस्ट है आपके पास कि कितने लोगों का फॉर्म भरा गया है, कितने का नहीं भरा गया है, या जिनको सम्मान निधि मिल चुकी है उसके लिए दीजिए हमें जरा। प्रधान जी, अभी तक 150 फॉर्म ऑनलाइन कर दिए गए हैं, जिसमें जो है हर्ष जी का नाम नहीं है। ये अगर हमारे पास कल आएंगे तो इनका नाम भी हम ऑनलाइन। हर्ष जी, क्या आपने फॉर्म भरा है? सचिव जी कह रहे हैं कि आपका नाम नहीं आया है, क्या आपने फॉर्म भरा था? जी प्रधान। हाँ, तो भरा था तो फॉर्म आपने कहाँ पे दिया है या कहाँ है आपका फॉर्म? जी, मैं सचिव जी के कार्यालय में गया था, लेकिन सचिव जी उस समय उपस्थित नहीं थे, इसलिए मैंने उन्हें कर्मचारी को दे दिया था फॉर्म। अच्छा ठीक है, तो हम देख लेते हैं। सचिव जी, आपको फॉर्म मिला है कि नहीं मिला है? मुझे तो वो फॉर्म अभी तक नहीं मिला है। हर जी देखिए, हमारे सचिव जी कह रहे हैं कि जो है उन्हें फॉर्म नहीं मिला है। हम इसकी जांच करवाएंगे कि जिसे आपने दिया था उसने फॉर्म का क्या किया है। लेकिन तब तक आप एक काम कीजिएगा कि जो है एक दूसरा फॉर्म भर दीजिएगा और सचिव जी को उसे तुरंत जो है सचिव जी को ही जमा कीजिएगा, ताकि हम उस पर जो है आपकी किसान सम्मान निधि है वो आपको मिल जाए। ध्यान रखिएगा। हाँ जी, मेरी एक और है जिससे लोग आ नहीं जा पाते हैं ना। मेरे घर के सामने वाली रोड इतनी खराब है कि कोई मेरे घर नहीं आ पाता है, तो प्रधान जी उसको ठीक कराने का। सड़क काफ़ी गंभीर है और ज़रूरी भी है कि जो है हमारे ग्राम की जितनी भी सड़कें हैं वो बने, किसी को भी समस्या नहीं होनी चाहिए सड़क से। तो हमारे ग्राम में पहले भी 2 रोडें बनवा दी गई हैं और मैं एक बार BDO साहब से फिर बात करूंगा कि वो हमारे ग्राम के लिए 2 सड़कें और दे दें। जो आपकी सड़क है वो हम सबसे पहले बनवाएंगे। जैसे ही हमें सड़क के लिए फंड मिलता है या वहाँ से BDO साहब से हमें निर्देश मिलता है कि आप सड़क बनवा सकते हैं, तो हम आपकी सड़क सबसे पहले बनवा देंगे। तब तक महोदय आप थोड़ा शांत रहिएगा और हम उसका कार्य जल्दी कराएंगे। ठीक है
जी, इस पर हम आंगनबाड़ी केंद्र में जो पुष्टाहार आता है वो नहीं आ रहा है समय से, इसमें क्या विलम्ब आ रहा है, इस पे आप आवश्यक कार्यवाही जरूर कीजिएगा। मैं भी देख लूँगा कि क्या समस्या आ रही है जो पुष्टाहार समय से नहीं मिल पा रहा है। महोदय ठीक है, हम आपकी बात को समझते हैं और इस पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। मेरा निवेदन है कि अगर किसी का सुझाव हो, जो अभी तक चर्चाएं कि उनमें कुछ सुझाव हो या कुछ उनकी समस्याएं हों या किसी का विरोध करना है, तो आप कृपया करके जो है हमें बता सकते हैं कि क्या हम जो है गांव के विकास में और कार्य कर सकते हैं। हाँ बताइए मैम। गांव में बिजली की बहुत समस्या है, जिसकी वजह से रात में बिजली नहीं आती है, जिसकी वजह से हम पढ़ नहीं पाते हैं, और गर्मियों में पंखे नहीं चलते हैं, जिसकी वजह से हम सब बीमार होते हैं। इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है बेटा, अभी काफ़ी गंभीर है और बिजली जैसा कि मुझे लग रहा है कि हमारे गांव में आ चुकी है, लेकिन सचिव जी क्या गड़बड़ी है बिजली में, जरा बताइए। प्रधान जी, लाइन क्रॉस में थोड़ा दिक्कत है क्योंकि बारिश का मौसम था, उसमें जो है ये प्रॉब्लम आती थी। अब जो है ठंडी आ गई है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अच्छा ठीक है बेटा, देखिए लाइन ख़राब थी तो मैं देख लूँगा, लाइन से बात करूँगा कि जो है वो बिजली जो है क्यों नहीं आ रही है, उसकी समस्या को सुलझाए और बिजली से जल्द पहुँचे और आपको समस्या ना हो। ठीक है। अच्छा, तो वेतन से संबंधित मैंने एक समिति बना दी है और वेतन सभी को मिले, ये हमारा दायित्व है कि सभी को वेतन समय से दिया जाए। इसके लिए मैं देखता हूँ और जल्द से जल्द इस पर कार्य कराऊंगा कि जो है सभी का वेतन, बहुत लोगों का वेतन जो लंबित है उसमें समय लग रहा है, वेतन नहीं मिल पा रहा है उन्हें, तो मैं वेतन को देखता हूँ और समिति को जल्द ही, समिति का जो गठन हो रहा है उसको जल्द ही कराऊंगा ताकि जो है आपके जो वेतन की समस्याएं हैं वो सुलझ जाएं, आपको कोई समस्या ना हो। इसके लिए हम कार्य करेंगे। सचिव जी इसे तो जरा नोट कीजिए कि जो है फिर से वेतन की समस्या आ रही है, तो इसे सबसे प्रमुख रखिए कि वेतन जो है, वेतन और रोजगार ये दिया जाए सभी को। सचिव जी हाँ बोलिए बेटा, आपकी क्या समस्या है? प्रधान जी, हमारे गांव में अस्पताल तो है, लेकिन हम जब भी दवाई लेने जाते हैं स्वास्थ्य केंद्र हमेशा बंद रहते हैं, और डॉक्टर साहब उनका तो हम कभी देखे नहीं अस्पताल में, उनकी जगह उनका रख रखे ना जिनके पास डिग्री नहीं है। ऐसा कैसे काम चलेगा? ठीक है, मैं अस्पताल से जुड़ी जो कार्यवाही कराऊंगा और जो संबंधित डॉक्टर हैं उनसे भी बात करूंगा कि क्यों भाई, क्या उन्होंने क्यों नियुक्त किया दूसरे को, वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं, उनको मैं देखता हूँ, कार्यवाही कराऊंगा और बड़े अधिकारियों से भी शिकायत कर दूंगा, उन्हें भी कह दूंगा कि जो हैं डॉक्टर जी आ नहीं रहे हैं समय से और दूसरे को लगा रखा है। और रही बात अस्पताल बंद होने की, तो इसको भी देखेंगे कि क्यों अस्पताल नहीं खुल पा रहा है, और उससे जुड़ी समिति जो है, उनसे जुड़े जो लोग हैं उनसे मैं बात कर लूँगा कि इस अस्पताल को खोलें ताकि हमारे ग्राम वासियों को जो है जो दवाई लेने में जो दिक्कत हो रही है वो ना हो। ठीक है बेटा। पहले विधवा महिलाओं को जी आप समस्या फिर रख रही हैं, हमने आपसे पहले भी बता दिया है कि जो है पेंशन का जो कार्य है वो हो रहा है और इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, तब तक आप धीरज दीजिए। अगर किसी का कोई और सवाल। आंगनबाड़ी केंद्र में भी लाइट नहीं आती, सरपंच जी कृपया इस पर ध्यान दीजिए। और अगर हमारे बच्चों के लिए बैलगाड़ी का कुछ सामान मिल जाए तो अच्छा होगा। ठीक है, मैं देखता हूँ। और जो बिजली की समस्या है, आपका केंद्र कहाँ पे पड़ता है मैम? अच्छा ठीक है, मैं वहाँ की लाइन को वहाँ की लाइन की जांच कराऊंगा कि वहाँ पे बिजली क्यों नहीं जा रही है। और सचिव जी जरा इसे देखिए, बिजली की समस्या 2-3 जगह है, तो आप जो कर्मचारी है जो बिजली की समस्या को देखता है उसे जल्द से बुला लीजिए कि जो है हमारे गांव की बिजली सही कर दे। क्या बेटा आपकी क्या समस्या आ रही है बताइए इसमें। प्रधान जी, ठंडी आ गई है, अब तक हमें स्वेटर और कोट नहीं मिला है, हम ठंडा जाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे? और शौचालय, स्कूल का शौचालय इतना गंदा, इतना टूटा फूटा है, कुछ करिए।
मास्टर जी आप बताइए जरा, स्वेटर वितरण अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा है, इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है? सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। बच्चे का स्वेटर जो है अभी तक आपने नहीं दिया है, क्या बात है, स्पष्ट कीजिए जरा। प्रधान जी हमने स्वेटर की लिस्ट भेज दी है, लेकिन वहाँ से अभी तक आए नहीं। जब आएंगे तो इन लोगों को जल्दी से जल्दी भेज दिया जाएगा। कहाँ से नहीं है मैं बताइए, हम देखते हैं वहाँ। वहीं जहाँ से आते हैं। अच्छा ठीक है, हम देख लेंगे BSF स्वेटर क्यों नहीं आ पा रहा है, इसके लिए हम देखते हैं। बेटा स्वेटर के लिए हम देख लेंगे कि आपका स्वेटर 2-3 दिन में, आपकी समस्या जो स्वेटर की समस्या है ये 2-3 दिन में हल कर दी जाए, ताकि जो है आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि सर्दियां भी बहुत बढ़ गई हैं। और शौचालय की रही बात, तो मैं शौचालय के लिए जो है कार्य करा देता हूँ। मास्टर जी आप इसका ध्यान रखिए कि जो है शौचालय की सफाई हो। आप इसका ध्यान रखते तो हैं कि नहीं रखते? मैंने उनसे कई बार कहा, लेकिन वह समय से आते ही नहीं है। किनसे कहा है आपने? सफाई कर्मचारी से। अच्छा ठीक है, सफाई कर्मचारी तो बहुत उसका आ रहा है, फिर उसकी भी शिकायतें आ रही हैं, ग्राम की सफाई भी नहीं कर रहा है। सचिव जी आप उसे तुरंत निकालिए और नए लोगों को नियुक्त कीजिए। बहाने बनाया करता है। अच्छा बहाने बनाया करता है, ठीक है, हम उसे निकाल रहे हैं और जो नया कर्मचारी है उसे नियुक्त कर देंगे। और सचिव जी से कह दीजिएगा जी जो है विद्यालय के जो शौचालय हैं उसकी सफाई सबसे पहले करें और गांव की भी सफाई का ध्यान रखें। ठीक है बेटा, हम जो है उसके जो आपके शौचालय हैं उनकी सफाई के लिए नए लोगों को नियुक्त कर रहे हैं, वो जो आपके शौचालय को साफ करेंगे। ठीक है प्रधान जी, मुझे और मेरे कई साथियों को अभी तक आवास नहीं मिला है, बल्कि जिन लोगों के पास गाड़ी है उनको आवास मिल गया है। अब आप बताइए हम गरीबों को आवास कब मिलेगा? ठीक है, आवास देने का कार्य तो हमारे हाथ में नहीं है। क्या हर्ष जी बताइए जरा कि आपने फॉर्म भरा है, अगर फॉर्म भरा है तो सचिव जी को दिया भी होगा, तो देखते हैं। सचिव जी देखिए जरा कि इनका नाम आया है कि नहीं आवास में। इनका नाम तो आ गया है इस बार। ठीक है, तो आपका नाम है हमारे लिस्ट में, सचिव जी ने बताया है, तो आपको आवास जल्दी दिया जाएगा। और जो आपके साथी हैं उनकी भी आप उनका भी देख लीजिएगा नाम की लिस्ट में आया है कि नहीं आया। अगर यदि नहीं आया है तो आप उनका फॉर्म दोबारा भरवा दीजिएगा, हम उसका कार्य करा देंगे और आपका आवास मिले के लिए हम विशेष कार्य कराएंगे। ठीक है, तो आप कृपया हमें बता सकते हैं ताकि सभा उसका निर्णय ले सके कि क्या कार्रवाई इस पे करानी है, क्या उस पर निर्णय लेना है। आपकी कोई समस्या अभी बची है या सुझाव हो तो दे दीजिए। प्रधान जी, अभी तक हमें खेल का सामान नहीं मिला है। लगता है कि वो अपने बच्चों को ही खिला लेते हैं, हमें भी खेल का सामान दिलाइए। मास्टर जी आपने बच्चों को खेल किट क्यों नहीं दिया है? खेल किट तो आ गई है, अब जल्दी से जल्दी कल दे दिए। अच्छा ठीक है बेटा, मास्टर जी आप कह रहे हैं कि जो है आपको कल खेल किट दे देंगे, लेकिन मास्टर जी आप इसका ध्यान रखिए खेल किट कब आ गई थी और आप बच्चे को अब दे रहे हैं। बच्चा जब शिकायत कर रहा है तो आप उसके जो खेल किट प्रदान कर रहे हैं, क्या इसमें जरा बताइए हमें कि आपने अभी तक खेल किट क्यों नहीं दी थी? क्या अभी जल्दी ही तो आई। अच्छा ऐसी बात है क्या? ठीक है, फिर हम खेल किट दे दीजिएगा। लेकिन इनको तो कई सारी चर्चाएं हो गई हैं और मुझे लगता है कि जो है इस पर कार्यवाही हो। हाँ बताइए आपकी क्या समस्या है? आप इसके बारे में क्या कहते हैं? शौच है और शौचालय दिया जाए, इसके लिए हम कार्य करेंगे। शौचालय कई जगह बनवा दिए गए हैं और जो भी बच्चे हैं उनमें उनके लिए उनको बनवाने का हमें समय दीजिए ताकि हम उसे बनवा सके। आप निश्चिंत रहिएगा कि शौचालय नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है, हम शौचालय बनवाएंगे। ये हमारी प्राथमिकता है कि हर घर में जो है शौचालय हो, ये जरूरी है, तो इसके लिए हम कार्य करेंगे। सचिव जी से ज़रा नोट कीजिए कि जो है शौचालय अभी कुछ ही बन पाए हैं, तो बाकी शौचालय का कार्य अभी जल्दी किया जाए। तो बहुत सारी चर्चाएं हो गई और हमने निर्णय भी लिया है कि जो है आपकी जो समस्याएं हैं, जो सुझाव हैं, उन पर कार्य किया जाएगा। तो मैं इसके लिए कार्य कराऊंगा और जो हमारे पास बजट है उसमें से आप सभी की समस्याएं जो है हल हो जाएं, इसके लिए मैं कार्य करूंगा। तो एक बार मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर को निर्देश देता हूं कि जो है हमारा जो बजट है, जो हमारा खर्चा है, वो बता दीजिए एक बार जरा, डाटा एंट्री ऑपरेटर।
जी प्रधान जी, पिछले वर्ष हमारे पास 15 लाख रुपए थे, जिसमें से 10 लाख रुपए का कार्य आंगनवाड़ी, पुस्तकालय और नल जैसी चीज़ों में हो चुका है और बचे हुए पैसों का कार्य चल रहा है। और इस वर्ष हमारे पास 25 लाख रुपए हैं और गांव में हो रही समस्याओं के अनुसार पैसे खर्च करने के प्रस्ताव में हमारे पास स्वास्थ्य शिविर, खेल का मैदान, पुस्तकालय, बिजली की व्यवस्था, खड़ंजे, पेंशन कैंप जैसी चीज़ें हैं। सरपंच जी, पुस्तकालय खोलने के लिए कम से कम 5 लाख रुपयों की आवश्यकता है। यह काम अति आवश्यक है। सरपंच जी, स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए हमें स्वास्थ्य शिविर लगाना है। इसके लिए कम से कम 2 लाख रुपए चाहिए ही होंगे। ये कार्य अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। जी ठीक है, और किसी की मांगे हैं क्या? प्रधान जी, युवाओं को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन हमें स्पोर्ट किट और भूमि समतल के लिए केवल 2 लाख रुपए दे दीजिए। शुरुआत के लिए इतना ही काफी है। जी ठीक है, आपकी भी समस्या हल की जाएगी। सरपंच जी, हमारे किसान संघर्ष कर रहे हैं। तालाब मरम्मत, वृक्षारोपण और नालों की सफाई के लिए हमें भी 5 लाख मिलने चाहिए, जिससे किसानों की समस्याएं हल की जा सके। और सहायता समूह के बारे में क्या? हमें प्रशिक्षण और उत्पादन बेचने के लिए सहायता की आवश्यकता है, अतः हमें भी कुछ मदद मिलनी ही चाहिए। जी आपको भी मदद दी जाएगी। हाँ, स्वयं सहायता समूह एवं युवा कार्यक्रमों को भी छोटे बजट की आवश्यकता है। गांव में विकास केवल नालों और तालाबों की मरम्मत से ही नहीं आएगा। मरम्मत के लिए धन नहीं दिया गया तो सारी फसल खराब हो जाएगी, मेला या किट भूल जाएंगे, सब बेकार है। ठीक है, हम तालाब के लिए भी बजट दे देंगे। युवाओं के पास कोई कौशल या मनोरंजन नहीं होगा तो तालाब के खेतों में काम कौन करेगा? तो प्रशिक्षण के लिए हमें बजट मिलना है। पाएंगे तो इनके भविष्य का क्या होगा? ठीक है, अपनी मांगे रख दी हैं। इस पर हम जो है बजट तैयार करते हैं, आप हमें थोड़ा समय दीजिए। तो हमने जितनी भी चर्चाएं की हैं, जो हमारे पास समस्याएं हैं, उनमें जो है कुछ बजट की आवश्यकता है, तो हम बजट का बंटवारा करेंगे और ध्यान ये रखेंगे कि हमारे पास जो बजट है उसमें सभी की मांगें पूरी हो जाएं और जो लंबित कार्य हैं वो भी पूरे हो जाएं। तो हमने बजट का बंटवारा कुछ इस प्रकार किया है कि पुस्तकालय के लिए 2 लाख, मैडम जी, पुस्तकालय के लिए 2 लाख, स्वास्थ्य शिविर के लिए 2.5 लाख और मैदान समतल कराने के लिए 2 लाख, पर्यावरण के लिए 5 लाख, तालाब मरम्मत के लिए हमने 3 लाख रुपए दिए हैं और सांस्कृतिक मेले के लिए 1 लाख रुपए, पेंशन कैंप के लिए भी हमने कुछ प्रबंध किया है। पेंशन कैंप के लिए हम 3 लाख रुपए दे रहे हैं तथा 2.5 लाख जो लंबित कार्य हैं उनके लिए। अगर किसी की समस्या हो या बजट में कोई सुझाव देना चाहता है तो कृपया वो बता सकता है। किसी का कोई सुझाव? प्रधान जी, हाँ जी। बजट के बंटवारे में तो विद्यालय को कुछ दिया ही नहीं गया। विद्यालय की मरम्मत अत्यंत आवश्यक है। जी मास्टर जी, इसके लिए हम देखते हैं। सचिव जी, आप एक काम कीजिए, बताइए जरा कि हमारे पास कुछ बजट बच रहा है क्या? प्रधान जी, 2,50,000 रुपया बच रहा है। मास्टर जी, हमारे पास कुछ धन है, इसमें से हम एक छोटा बजट जो है विद्यालय की मरम्मत, उसकी रंगाई पुताई जो है उसके लिए दे रहे हैं और कुछ पैसा दे देंगे आपके विद्यालय के लिए, तो आप निश्चिंत रहिए। और किसी का सुझाव हो तो कृपया हमें बताइए। क्या? अरे बुआ जी, हमने पेंशन कैंप के लिए बताया तो है कि पेंशन कैंप के लिए हम 3 लाख रुपए दे रहे हैं, तो पेंशन कैंप के लिए आप निश्चिंत रहिए, आपकी पेंशन दिलवा दी जाएगी। ठीक है? हाँ बुआ जी। अब हम समाज और पर्यावरण से संबंधित सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। में जो जगह पड़ी हुई है वहाँ पर मिड डे मील के लिए किचन गार्डन बच्चों की मदद से बनवा सकते हैं, जिससे हमारे लिए सब्जियाँ भी उपलब्ध हो जाएंगी और बच्चों में जो खाने की समस्या है उसको भी थोड़ा पूरा किया जा सकता है। और हमारे विद्यालय की जो
साफ सफाई है वो भी इससे मेंटेन रहेगी। तो इसलिए किचन गार्डन के लिए प्रस्ताव रखा जाए। जाती है तो वह स्वयं सहायक और बच्चे बगीचों की देखभाल भी कर सकते हैं। महिलाओं को हम बुलाकर एक आंगनबाड़ी केंद्र के पास एक किचन गार्डन भी तैयार कर सकते हैं। जी मैम, आप दोनों का सुझाव सराहनीय है। हम इसे का कोई सुझाव है तो कृपया हमें बता दीजिए। जी, आपका सुझाव सही है, लेकिन हम इसे थोड़ा समझ नहीं पा रहे। आप क्या दोबारा बता सकते हैं हमें कि आपका सुझाव क्या है? मेरा सुझाव यह है कि यदि लाइब्रेरी में इंटरनेट का प्रबंधन गांव के कुछ युवा स्वयंसेवी करेंगे तो यह कार्य सही से। जी ठीक है, और किसी का सुझाव? प्रधान जी, हमारी रोडें बनवाती खराब है कि उसमें से नालियाँ इधर बगल खुली हुई है जिनसे बहुत लोग बीमार होते चले जा रहे हैं, तो उसे सही करवाने की कृपा करें। ठीक है दीदी जी, मैं कराया जाए। सचिव जी से नोट कर लीजिए कि महोदय के घर के सामने की जो नाली है वहाँ पे काम किया जाए। अगर हम हेल्थ कैंप के साथ सांस्कृतिक मेले का आयोजन करेंगे तथा जूट उत्पादों की प्रदर्शनी लगाएंगे। अच्छे हैं, हम इस पर कार्य करेंगे और अपनी योजनाओं में इसे शामिल करेंगे। आपके सुझाव को हम नोट करवा लेते हैं। सचिव जी, जितने भी सुझाव आए हैं इन्हें कृपया करके दर्ज कर लीजिए ताकि हम इसे जो अपनी आने वाली योजनाएं हैं इनमें शामिल कर सकें। अब मैं अंतिम प्रस्ताव को आपको सहायक सचिव से निवेदन करूंगा कि जो आज के अंतिम प्रस्ताव हैं उन्हें आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। सहायक सचिव जी। आज की सभा के अनुसार जो अंतिम प्रस्ताव हैं वे हैं इंटरनेट कॉर्नर के साथ पुस्तकालय शुरू करना, स्वास्थ्य एवं पोषण व्यवस्था को व्यवस्थित करना और खेल के मैदानों को समतल कराना और युवाओं को स्पोर्ट किट प्रदान करना, तालाब की मरम्मत करवाना तथा नहर के पानी को स्वच्छ कराना और विधवा महिलाओं और वृद्धों के लिए पेंशन शिविर का आयोजन करना, आंगनबाड़ी केंद्र के पास किचन गार्डन बनवाना, स्वयं सहायता समूह और जागरूकता अभियान के साथ सांस्कृतिक मेले का आयोजन करना, गाँव की सड़कें बनवाना जिससे लोगों को आने जाने में कोई परेशानी न हो। अभी तक जिन लोगों को शौचालय आवास नहीं मिल पाया है उनका नाम पात्रता सूची में दर्ज करवाना है और उन्हें जल्द से जल्द आवास और शौचालय मिल जाए। ग्राम समाज की जो खाली जमीन पड़ी है उस पर वृक्षारोपण करवाना है, नालियों की साफ सफाई करवाना है और गांव में कई जगह हैंडपंप की व्यवस्था कराना है और रोजगार समिति का गठन करना है जिससे लोगों को सही समय पर रोजगार मिले और उन्हें वेतन मिल पाए। धन्यवाद सहायक सचिव जी। आप सभी का इन अंतिम प्रस्ताव में यदि सुझाव हो तो बहुत अच्छा होगा। आप हमें बता दीजिए कि हम और क्या सुधार कर सकते हैं ताकि जो ग्राम का विकास है वो अच्छी तरीके से हो, ग्राम का विकास हो। क्या आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि हम इसमें और कौन सी योजनाएं जोड़ सकते हैं या कहां पे और बजट दे सकते हैं? क्या आप में से किसी का कोई सुझाव है? गांव के लोग शिकायत करते हैं, इसलिए इस पर गंभीरता से ध्यान दीजिए। ठीक है, हम समिति का गठन जल्द से करवाएंगे ताकि जो रोजगार की संबंधी समस्या है वो हल हो। ठीक है, और किसी का कोई सुझाव हो तो कृपया हमें बता दीजिए। ठीक है, आप सभी का कोई समस्या है तो बता दीजिएगा। अब मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो इन अंतिम प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया वो सभी अपना हाथ उठा दें, जिन्हें समस्या है तो वो हमें समस्या भी बता दें कि क्यों उन्हें प्रस्ताव से समस्या है। जी आयुष जी, आपको हमें लग रहा है कोई समस्या है क्या? ये परेशानी आती है तो क्या आप नहर का भी थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, इसे हम अंतिम प्रस्ताव में जुड़वा देते हैं। हमें नहर की सफाई है इसे भी करवाना है तो ठीक है। और किसी की कोई समस्या? मुझे लगता है कि सभा में हुई चर्चा के परिणाम स्वरूप जो प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं सभा के उपस्थित ज़्यादातर सदस्य उसके पक्ष में हैं। अतः यह प्रस्ताव पारित किया जाता है और हम प्रयास करेंगे कि पूरे वर्ष भर इन्हीं प्रस्तावों पर अटल रहें जिससे आप सभी को कोई समस्या न हो। तो हमने जो चर्चाएं की हैं उस पर हमने अंतिम निर्णय भी ले लिया है, आप सभी की सहमति भी ले ली है।
कि जो है हम सभी इन प्रस्तावों पर अटल रहेंगे, इन सभी प्रस्तावों पर काम किया जाएगा और आपके सुझाव भी हमने लिए हैं, उनको भी हम योजनाओं में जोड़ेंगे। तो आज की सभा को मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ। तो जितने भी ग्रामवासियों ने इस सभा में भाग लिया उनका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। सरपंच जी, हाँ, आप पेंशन कैंप की तारीख मत भूलिएगा, वरना अगली सभा में पूरे मोर्चे के साथ बैठेंगे। अरे बुआ जी ठीक है, हमने समस्या लिखी भी है, बच्चों जी ने दर्ज भी किया है, हमने कई बार आपको बता भी दिया है, पेंशन कैंप करवा रहे हैं। लेकिन अगर आपको पेंशन ज़्यादा दिनों से नहीं मिली है, बहुत परेशानी हो रही है, तो आप कल सुबह जो है पंचायत भवन आ जाइए, हमारे दफ्तर आ जाइए हमारे, तो हम आपकी वहीं पे जो आपकी समस्या है उसे तुरंत उसी जगह जो है इसका समाधान कर देंगे। ठीक है बुआ जी? तो हमने चर्चाएं कर ली हैं। मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज हमने गांव से जुड़ी कई महत्वपूर्ण समस्याओं और गांव के विकास से जुड़े जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे उन पर चर्चा की है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मिलकर, हम सभी मिलकर जो है ग्राम के विकास में ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे। सचिव जी, आप इस चीज़ का ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जितनी भी चर्चाएं हुई हैं वो दर्ज कर ली गई हैं या जो छूट गई हैं उन्हें दर्ज कर लीजिएगा और इस पर ध्यान दीजिएगा कि जो आवश्यक कार्यवाही है वो जल्द से जल्द हो। मैं ग्रामवासियों को आश्वासन दिलाता हूं कि जितनी भी चर्चाएं की हैं, आपकी जो समस्याएं थी वो जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाएगा। आप सभी का सहयोग हमारे लिए शक्ति है। तो आज की सभा को मैं औपचारिक रूप से समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय ग्राम। किट्स नहीं मिल रही हैं, मिड डे मील की समस्या, न शौचालय नहीं है, शौचालय गंदगी है, तो क्या किसी को रिप्लेस कर देना ही एक सल्यूशन है? सफाई कर्मचारी काम नहीं कर रहा है तो हमारे प्रधान जी ने कहा कि चलो उसको हटा दिया जाएगा, नया सफाई कर्मचारी आएगा। किस दावे के साथ कह सकते हैं ग्राम प्रधान जी कि वो जो दूसरा सफाई कर्मचारी आएगा वो सच में सफाई करेगा? तो क्या हटा देना ही एक सल्यूशन है? बहुत सारी समस्याएं हैं। 15 लाख रुपए में आप क्या क्या कर लेंगे? कितना पेंशन दे देंगे हमारी बुआ जी को? कितना नहर सफाई करवा लेंगे, कितना बना लेंगे, क्या क्या कर लेंगे, कितना डेवलप कर लेंगे? 2047 में विकसित भारत बनाना है, कितना हम विकसित भारत बना पाएंगे? तो ये हम एक ग्राम लेवल से शुरू करेंगे और इन सब के निराकरण के लिए मैं अपने माननीय मुख्य अतिथि श्री महेंद्र शाह सिंह सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि सर आप बताएं कि इन सब का क्या निराकरण है, क्या सल्यूशन है और हमारे बच्चों की आज की प्रस्तुति कैसी रही। इसके लिए स्काउट्स क्लब के साथ सर का स्वागत एवं अभिनंदन। तालियां बजती रहें। आदरणीय सर। विद्यालय के सम्मानित प्राचार्य जी, आदरणीय आशुतोष मिश्रा जी, विद्यालय के सम्मानित एवं विद्वान शिक्षकगण, देश के भविष्य नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को सुप्रभात और नमस्कार। जैसा कि मुझे बताया गया कि आज सभी इस विद्यालय में युवा ग्राम सभा की बैठक का आयोजन कर रहे हैं, वास्तव में एक अति महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि भविष्य में आप इसी पूरी प्रक्रिया एवं व्यवस्था में भाग लेने वाले हैं और शासन प्रक्रिया में भाग लेंगे, तो इससे अवगत होना अति आवश्यक भी है। इस संदर्भ में आप सभी को परिचित कराना चाहूँगा कि यह व्यवस्था महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने का एक संकल्प है। इसके लिए भारत सरकार ने 1952 में एक बलवंतराय मेहता कमेटी बनाई थी, जिसने भारत में राष्ट्रीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश की थी।
इसके परिणाम स्वरूप 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत हुई और धीरे धीरे पूरे देश में लागू हुआ। उत्तर प्रदेश में ये 1961 में प्रारंभ हुई और यहाँ सर ने आमंत्रित किया। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और जो बच्चों ने आपस में वार्ता की, ऐसे भी पंचायत भवन होता है ग्राम पंचायत में, वही हर महीने बैठकें होती हैं और हर 6 महीने पर एक प्रस्ताव दिया जाता है जो गांव नाली खड़ंजा इंटरलॉकिंग या जो व्यवस्था है, और हर गांव में एक सफाई कर्मचारी लगभग नियुक्त है। हमारी तो बड़ी पंचायत है सोनीपुर, अभी 1 वर्ष से अब नया कर्मचारी एक सफाई कर्मी हुआ, नहीं पहले 2 हुआ करते थे। ठाकुरपुर पंचायत सोनीपुर एक ही पंचायत, आबादी का जब वो हुआ 1000 वोट का तो ये पंचायत कट गई। ये इस पंचायत से सर हम बन चुके हैं 2 बार प्रधान, ठाकुरपुर और सोनीपुर का तो जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री DK सिंह सर को। सर आप आए और धन्यवाद ज्ञापन करने की कृपा करें। आदरणीय सर। धन्यवाद मैडम। आज के इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन का मुझे अवसर मिला है। धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में मैं सबसे पहले भारत सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने ये कार्यक्रम पूरे सभी विद्यालयों को दिया। मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों कि मैं खुद ही ये नहीं जानता था कि इतने पद इसमें होते हैं। जाने अनजाने में या जबरदस्ती जो कार्यक्रम दिया गया इसको, तो इसमें सब लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उन लोगों को ये जानकारी हुई कि कौन कौन से पद यहाँ पर सृजित हैं और अपने अधिकार का ध्यान रखते हुए हम और कर्तव्य का ध्यान रखते हुए हम किस प्रकार से उससे मैक्सिमम जो है लाभ ले सकते हैं ग्राम सभा से। मेरे समझ से यही उद्देश्य भी भारत सरकार का रहा होगा, जिससे कि सबको मैक्सिमम लाभ मिल सके इसका। धन्यवाद क्रम में आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं मुख्य अतिथि श्री ग्राम प्रधान सोनीपुर श्री महेंद्र शाह सिंह जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से समय निकाल करके हम लोगों को यह समय दिया। माननीय प्राचार्य महोदय, जिनके निर्देशन में ये व्यवस्था आपको यहाँ पर देखने को मिली। सामाजिक विज्ञान विभाग को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, मुख्यतः श्री गोस्वामी सर, स्वाति पांडे मैडम, अवनीश सिंह तोमर सर, जिनके ये अथक प्रयासों से आज ये दृश्य देखने को मिल रहा है। कल्चरल विभाग में सविता मैडम मतलब को हर जगह रहना पड़ता है, डीप उसकी स्टडी भी करनी पड़ती है, ऐसे नहीं है कार्यक्रम में आ गए बोल दिया, मतलब पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा दिमाग में बैठ जाती है। सविता मैडम को, म्यूजिक विभाग को, और सबसे ज्यादा जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने बगैर देखे हुए प्रिंस यादव को मैं देख रहा हूं कि बार बार और जगह तो थोड़ी देर के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन उसको बराबर जो है बोलना पड़ता है। कभी भी एग्रेसिवनेस नहीं आया है। दूसरी तरफ से लोगों ने थोड़ा ऐसे बात भी बोली है, लेकिन उसमें जो है समझदारी से जो है एग्रेसिवनेस बिल्कुल भी नहीं आया। तो मैं समझ रहा हूँ कि ऐसे अगर सुलझे हुए ग्राम प्रधान और सरपंच हमारे देश को मिलेंगे तो, और सभी अधिकार के साथ कर्तव्य का भी ध्यान अगर रखेंगे तो निश्चित रूप से देश जो है बहुत ही आगे बढ़ेगा। एक बात मैं अपने मन से इसमें लगा दे रहा हूँ कि जैसे रोजगार और स्वास्थ्य की जो बातें होती हैं, अगर ग्राम प्रधान सरपंच लोग जैसे लाइब्रेरी विशेष जगहों पर होती है, लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाए, कुछ ट्रैक वेक दौड़ने उड़ने के लिए जिम के सामान हो जाए, तो बच्चे मान लीजिए कुछ जो उत्साही बच्चे हैं सुबह उठ करके दौड़ेंगे और स्वास्थ्य भी उनका अच्छा रहेगा, अपनी सेनाओं में पुलिस में भर्ती होंगे,
तो ये भी बहुत अच्छी बात हो जाएगी, लाइब्रेरी से पढ़ करके बच्चे आगे बढ़ेंगे तो बहुत काम जो है देश का आसान हो जाएगा। तो मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं और भी विद्यालय विभाग को जिन्होंने मुझे धन्यवाद ज्ञापन के लिए अवसर दिया। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम लगा। गोस्वामी सर ये सब लोग काफी दिन से मतलब व्यवस्था करते रहते हैं। बच्चों का विशेष और भी धन्यवाद, और जो इसमें सीटिंग अरेंजमेंट में लगे हुए थे हमारे शिक्षक और बच्चे, उनको भी धन्यवाद, और धन्यवाद के लिए भी धन्यवाद। और अब कार्यक्रम के अंत में आप लोग यथास्थान राष्ट्रगीत के लिए खड़े हो जाइए। मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। Disperse.